हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड एक टॉपिक है। ये बिजनेस से रिलेटेड टॉपिक हो सकता है, इसे बोलते हैं, है ना, म्युनिसिपल बाय लॉ एंड इंश्योरेंस एंड कवरेज। इंश्योरेंस एंड कवरेज वाला अलग टॉपिक है, म्युनिसिपल बाय लॉ अलग टॉपिक है। दोनों को साथ में कर लेंगे क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक हैं। कई बार हो सकता है ये 5 में पूछ ले, या फिर ये इंश्योरेंस 5 में पूछ ले, कवरेज 5 में पूछ ले। ठीक है, तो 10 में ही पूछ सकते हो, 5 में पूछ सकता है। पूरा टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो म्युनिसिपल समझो आप क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ और, म्युनिसिपल समझने से पहले अगर पूरी आपको सिलेबस चाहिए, एक तो पेशेंट केयर है हॉस्पिटल मैनेजमेंट का, और एक रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर है ना, मैं इन दो का बहुत अच्छे से एक बार समझा रहा हूँ। तो पूरे टॉपिक की वीडियोज और नोट्स आपको एकदम चीप प्राइस में मिलेंगे, है ना। व्हाट्सएप पे आप मेरे से कांटेक्ट करना, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा वहाँ पे, है ना। वहाँ से आप वीडियो भी देख सकते हो, उसके अंदर लिंक है, और वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल ड्राइव की लिंक दे देंगे। ठीक है, तो दो आप पूरे एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसमें आप अच्छे मार्क्स बना सकते हैं। सिर्फ पास नहीं, अच्छे खासे मार्क्स बना सकते हैं आप। इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, तो आप ले सकते हैं अगर आप चाहो तो चलो, म्युनिसिपल का मतलब क्या होता है सबसे पहले तो वो देखते हैं। म्युनिसिपल का मतलब ये होता है कि कोई एक एरिया के ऊपर कोई अथॉरिटी बना रखी है। अगर आपने द फैमिली मैन वाली जो वेब सीरीज़ है वो देखी हो, तो उसमें जो तिवारी होता है वो स्कूल में अपनी बच्ची को छोड़ने गया होता है, तो म्युनिसिपल वाले आके वहाँ पे वो बुलडोजर चला रहे होते हैं, जेसीबी चल रही होती है वहाँ पे, कुछ तोड़ने के लिए आए होते हैं, है ना। तो वो क्या कर रहे हैं म्युनिसिपल वाले, वो देख रहे हैं उस एरिया के अंदर कि कहाँ क्या चल रहा है ना। मतलब जैसे कि पानी देना है तो वो भी उसी के अंडर आएगा, पानी देने का काम उस एरिया के अंदर उनके अंडर आएगा। सड़क निर्माण करना है, रोड लाइट वगैरह देखनी है, ठीक है। इसके अलावा ब्रिज वगैरह बनाने हैं, ठीक है। बर्थ सर्टिफिकेट देने का काम करना, डेथ सर्टिफिकेट वगैरह बनाने का काम करना है। ये सारी की सारी चीज़ें म्युनिसिपल बाय लॉ करता। तो एक टाइप की अथॉरिटी होगी ये, है ना, सरकार के द्वारा चुनी हुई चीज़ें हैं इसमें, है ना। तो वो एक टाइप का लॉ बनाती हैं, है ना, अपने नियम बनाती हैं, और उस एरिया की पॉपुलेशन को रेगुलेशन करती हैं, मतलब उन चीज़ों को देखभाल करती हैं। उनकी हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकता है ना। और कोई इंडस्ट्री वगैरह लगा रखी है तो वहाँ पे पानी वगैरह सप्लाई करना है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें हैं वो म्युनिसिपल वाले देखते हैं। ठीक है, तो एक टाइप का ये मान लो कि नगर निगम, नगर पालिका, उस टाइप से एक अथॉरिटी होती है, वो देखते हैं, वो संभालते हैं इन चीज़ों को। बाकी इसमें पढ़ते हैं क्या है वो भी देख लेंगे। पर म्युनिसिपल बाय लॉ पब्लिक रेगुलेटरी लॉ होते हैं। पब्लिक का रेगुलेशन करने के लिए, पब्लिक को सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए, पब्लिक को नियंत्रित करने के लिए कि पब्लिक कुछ उल्टे पुल्टे काम नहीं करे, नियम नहीं तोड़े, रूल नहीं तोड़े, तो रेगुलेशन करना, किसी को नियंत्रित करना, ठीक है, कंट्रोल करना एक टाइप से, वो लॉ है, वो म्युनिसिपल बाय लॉ कहलाते हैं। तो पब्लिक के रेगुलेशन के लिए, पब्लिक को अच्छी तरीके से चलाने के लिए ये रूल बनाए जाते हैं, जो सर्टेन एरिया पर अप्लाई किए जाएंगे। मतलब एक एरिया के ऊपर एक म्युनिसिपल होगी। अगर पॉपुलेशन यहाँ पे जैसे 20,000 है तो यहाँ पे एक म्युनिसिपल बना दी, यहाँ पे 30,000 अलग है, ये अलग है, तो सबकी एरिया की अलग अलग म्युनिसिपल बन गई है। ठीक है, एंड ये रूल्स म्युनिसिपलिटी द्वारा बनाए जाएंगे। तो म्युनिसिपलिटी इन रूलों को बनाएगी। एक काउंसिल होती है एक टाइप की, जिसके अंदर मेंबर्स होते हैं अलग अलग। चेयरमैन बना रखा है, किसी को मेयर बनाता, मेयर नहीं होते मेयर, एग्जीक्यूटिव मेयर, वैसे वार्ड पंच ऐसे नहीं होता, अपने एक वार्ड के एरिया को देख रहे हैं उस टाइप से। इंडिया की म्युनिसिपल बॉडीज रेगुलेट होंगी अंडर द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो इंडिया के अंदर जो म्युनिसिपल बॉडी है वो कौन रेगुलेट कर रहा है, वो करा स्टेट गवर्नमेंट की डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस, ठीक है, चुनी हुई वो सरकार है, वो करती है स्टेट गवर्नमेंट वाले। म्युनिसिपल गवर्नमेंट केवल लिमिटेड एरिया के लिए लॉ बनाकर उनको इस्टेब्लिश करेगी। तो म्युनिसिपल वाले हैं वो छोटे से एरिया के लिए लॉ बनाते हैं और उनको लागू करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, म्युनिसिपल गवर्नमेंट जो है वो केवल छोटे से लिमिटेड एरिया के लिए लॉ बनाती हैं। इन लॉ को इनफोर्सेबल बनाया जाएगा। इनफोर्सेबल का मतलब है आपके ऊपर लगाना, है ना, आपको ये रूल फॉलो करना ही पड़ेगा, इसको बोलते हैं इनफोर्सेबल, है ना, फोर्सफुली आपको देना कोई चीज़। थ्रू दी पब्लिक जस्टिस सिस्टम, यानी न्याय विभाग के द्वारा, जो पब्लिक का जस्टिस सिस्टम है उसके द्वारा, एंड ऑफेंडर्स को चार्ज किया जाएगा बाय विद ए क्रिमिनल ऑफेंस। और जो इन नियमों को तोड़ेगा
उनको चार्ज लगेगा, उनके ऊपर धारा लगेगी क्रिमिनल ऑफेंस के तहत। मतलब आपने क्रिमिनल ऑफेंस किया है ना, उल्लंघन किया है, इसलिए आपके ऊपर धारा लग रही है और चार्ज लग रहा है। तो इंडिया की म्यूनिसिपल को कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट देखती है, उनके डेलीगेटेड लेजिस्लेशन देखते हैं, है ना। म्यूनिसिपल गवर्नमेंट लिमिटेड एरिया के लिए रूल बना रही है और लागू कर रही है, और कानून व्यवस्था का यूज़ करके, पुलिस वगैरह का यूज़ करके इसको इन्फोर्सेबल बनाया जा रहा है, ताकि पब्लिक कंट्रोल में रहे और पब्लिक हिसाब से काम करे नियमों के, है ना। और कोई नियम तोड़ता है तो उसके ऊपर चार्ज लगेगा, जुर्माना लगेगा, साथ में जेल भी हो सकती है, ठीक है। और ये लॉ कौन बनाती है? म्यूनिसिपलिटी बनाती है। म्यूनिसिपलिटी काउंसिल होती है एक टाइप की। कॉमन म्यूनिसिपल बाय लॉ में इंक्लूड होंगे। भाई म्यूनिसिपलिटी किस किस चीज़ों के लिए लॉ बनाती है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है म्यूनिसिपल वालों में? तो इसमें पब्लिक हेल्थ, जो पब्लिक की हेल्थ है, हॉस्पिटल वगैरह वो आते हैं। सीवरेज का मतलब समझते हो? सीवरेज मतलब जो अंडरग्राउंड पानी वगैरह का निकास करना है, वेस्ट है उसका निकास करना, तो वो आता है। सैनिटेशन, वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक घरों में और इंडस्ट्री मतलब इंडस्ट्री के अंदर, तो वाटर सप्लाई पर्पज़। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, है ना, कचरे का निपटान करना है उस एरिया का। बर्थ रजिस्ट्रेशन एंड डेथ सर्टिफिकेट बनाना है। फायर प्रोटेक्शन, रोड एंड ब्रिज का डेवलपमेंट प्लानिंग करना, स्ट्रीट लाइट लगवाना या फिर उनको ठीक करवाना, कंस्ट्रक्शन करवाना, लाइसेंसिंग देना, जो दुकानें चल रही हैं, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट, अपने पीछे टॉपिक पढ़ा था, उनको लाइसेंस देना, बिजनेस का रेगुलेशन करना। ये इतने सारे काम जो है वो इसके अंडर आते हैं, कॉमन म्यूनिसिपल बाय लॉ में आते हैं, ठीक है। पब्लिक हेल्थ, सीवरेज, सैनिटेशन, वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल, सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट है, बर्थ रजिस्ट्रेशन एंड डेथ सर्टिफिकेट बनाना, फायर प्रोटेक्शन, रोड एंड ब्रिज का डेवलपमेंट करवाना, स्ट्रीट लाइट को देखना, कंस्ट्रक्शन करवाना, लाइसेंस देना। अब म्यूनिसिपल काउंसिल क्या होती है? मतलब एक काउंसिल बनी होती है, जैसे पंचायत समिति होती है गाँव में, तो वैसा ही ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, फिर नगर पालिका, फिर नगर निगम, है ना, इस टाइप से ये चलती है। यह लेजिस्लेटिव बॉडी होती है ना, लेजिस्लेटिव चुनी हुई बॉडी होती है। इसको बनाया जाएगा बाय एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन, है ना। मैंने बोला कि स्टेट जो गवर्नमेंट है, स्टेट लेजिस्लेशन है, उसके एक्ट के अंडर ये बनाई जाएगी। म्यूनिसिपल काउंसिल में कितने मेंबर होंगे ये डिपेंड करेगा कि उस एरिया की पॉपुलेशन कितनी है, जनसंख्या कितनी है। मतलब आपने एक एरिया में अपनी म्यूनिसिपलिटी बनाई है, काउंसिल बनाई है, तो उस एरिया के अंदर कितने मेंबर है उस पर डिपेंड करेगा। जैसे 10,000 के ऊपर एक म्यूनिसिपल बन रही है ना, उसके अलावा 1,00,000 के ऊपर बन रही है, तो इस हिसाब से वो डिपेंड करेगा वो चीज़ें कि पॉपुलेशन उस एरिया की कितनी है, उस बात पे डिपेंड करेगा। म्यूनिसिपल काउंसिल को इलेक्टेड किया जाएगा म्यूनिसिपलिटी एरिया की पॉपुलेशन के द्वारा। तो काउंसिल कौन बना रहा भाई? म्यूनिसिपलिटी एरिया की पॉपुलेशन, जो जनता है वो बनाएगी उस काउंसिल को, वो इलेक्टेड करेगी, ठीक है। तो काउंसिल का मतलब क्या हो गया? जो एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, जो स्टेट गवर्नमेंट एक्ट के अंडर बनी हुई है, कितने मेंबर होंगे डिपेंड करेगा, पॉपुलेशन कितनी उस एरिया की, और जनता ही उसको चुनेगी म्यूनिसिपल काउंसिल को, है ना, म्यूनिसिपलिटी एरिया की पॉपुलेशन। उसके बाद में आता है मेयर एंड एग्जीक्यूटिव मेयर को काउंसिल इलेक्ट करेगी। अब आपने, जनता ने तो चुन दिए, काउंसिल चुन दी, अब काउंसिल के मेंबर हैं वो मेयर एंड एग्जीक्यूटिव मेयर को वहाँ से सिलेक्ट करें कि ये अपना मेयर बनेगा, है ना, और ये मेयर और महापौर होता ना, एक पौर महापौर ऐसे करके कुछ हिंदी में बोलते हैं, अगर देखा हो तो आपने, तो ये मेयर और एग्जीक्यूटिव मेयर हैं वो चुनते हैं। ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे म्यूनिसिपल अफेयर के मैनेजमेंट के लिए। मतलब स्टेट गवर्नमेंट कुछ रूल भेज रही है तो उस चीज़ के साथ वो काम करेंगे, या अफेयर के साथ में ना, जो स्टेट गवर्नमेंट के अफेयर्स के साथ में काम करेंगे। तो ये दोनों बंदे होते हैं, मेयर और एग्जीक्यूटिव मेयर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हैं इस चीज़ की। सर्टेन एरिया के रूल एंड लॉ को इस्टेब्लिश किया जाएगा बाय म्यूनिसिपलिटी। उस एरिया के रूल और लॉ को कौन इस्टेब्लिश करेगा? म्यूनिसिपलिटी। म्यूनिसिपल के लॉ पार्लियामेंट के अगेंस्ट नहीं होंगे, जो पार्लियामेंट है उसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे ये म्यूनिसिपल के लॉ। तो पार्लियामेंट ही बना के भेज रही है तो अगेंस्ट जा नहीं सकती ये भी, तो वही कंट्रोल कर रही है एक टाइप से। स्टेट गवर्नमेंट भी ऑल्सो अपॉइंट करेगी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो म्यूनिसिपल काउंसिल में एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट एक बंदा भेजती है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भेजती है म्यूनिसिपल काउंसिल के अंदर, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम करेगा,
ठीक है, मतलब चुनने का या फिर कोई सिलेक्शन का ऐसे काम वो करने वाला है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करता हूँ। जैसे अपने हॉस्पिटल में या फिर कॉलेज में होता है ना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, तो उसमें देख लो क्या क्या काम होते हैं, वैसे ही काम ये बंदा करेगा जो एग्जीक्यूटिव भेज रही है, ऑफिसर भेज रही है स्टेट गवर्नमेंट। तो जनता ने चुन लिया मेंबरों ने चुन लिया मेयर एंड एग्जीक्यूटिव मेयर। अब स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से एक आदमी भेज देगी, ऑफिसर भेज देगी। तो इस टाइप से ये कुल मिला के काउंसिल के अंदर ये मेंबर होंगे। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है, जो भेजा है, वो कंट्रोल एंड सुपरवाइज करेगा एम्प्लॉई को, म्युनिसिपल बजट के एक्सपेंडिचर को, कॉलेज कलेक्ट ऑफ टैक्सेस को इन म्युनिसिपल एरिया। तो जो बंदा भेजा है वो ये काम करेगा, वो कंट्रोल करेगा और सुपरवाइज करेगा, है ना, देख रेख करेगा एम्प्लॉय के कामों को, बल्कि एम्प्लॉय सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, है ना, रोड बनाने वाले सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो सब देखेगा। म्युनिसिपल बजट के खर्च को देखेगा कि म्युनिसिपल ने इतना बजट भेजा था, उसका कहाँ कहाँ खर्चा हुआ, ठीक है, वो भी देखने का काम ऑफिसर करेगा। उस एरिया का टैक्स कलेक्ट करना है, कोई दुकानें हैं हर मंथ टैक्स देती हैं या फिर साल में टैक्स देती हैं, रोड टैक्स वगैरह, ये सब चीज़ें कौन देखेगा, म्युनिसिपल एरिया का जो अपने एग्जीक्यूटिव मेंबर भेजा है गवर्नमेंट ने, वो देखने वाली है सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आती है म्युनिसिपल बाई लॉ के अंदर। देखो अब 2 पेज है, मतलब 5 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, है ना, इससे ज़्यादा तो नहीं पूछा जाएगा। तो म्युनिसिपल में क्या क्या, लॉ में क्या क्या आता है, म्युनिसिपल क्या होती है ना, काउंसिल क्या होती है, तो काउंसिल के बाद में ये ख़त्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा अपना इंश्योरेंस एंड कवरेज। तो इंश्योरेंस क्या होती है और कवरेज क्या होती है, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। देखो इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं, है ना, लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं ना, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। तो आप समझ सकते हैं कि जब अपने को पैसों की नीड हो तो उस चीज़ को पूरा करती है ये इंश्योरेंस, है ना। अपन ने पहले प्रीमियम भर रखा है, कोई पॉलिसी ले ली इंश्योरेंस ने, पॉलिसी का मतलब ये हो गया कि जो कंपनी है और जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, उसके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है पॉलिसी लेने का मतलब, है ना। तो पॉलिसी में एग्रीमेंट हुआ है और उसमें वो फिर कुछ प्रीमियम भरेगा, जैसे महीने के 150 रुपये भर रहा है लाइफ इंश्योरेंस में, क्या फिर साल के 2000 रुपये भर रहा है, ऐसे करके। और फिर उसको नीड पड़ती है, भाई कहीं हॉस्पिटल में इलाज कराना है, खर्चा ज़्यादा महंगा है, तो फिर वो इंश्योरेंस कंपनी उस खर्चे को उठाएगी। तो इंश्योरेंस का मतलब ये होता है, कवरेज का मतलब ये कि भाई जो खर्चा देना है वो कवरेज में आ जाएगा, पूरा वो खर्चा कवर करेगी इंश्योरेंस कंपनी, कवरेज। तो इंश्योरेंस का मतलब क्या है, फाइनेंशियल लॉस से प्रोटेक्शन करना। भाई आपको हो सकता है हॉस्पिटल में खर्चा ज़्यादा हो जाए तो फाइनेंशियल लॉस हो सकता है आपको, तो इस चीज़ से प्रोटेक्शन करने का काम इंश्योरेंस कंपनी करती है। इसलिए बोलते हैं इंश्योरेंस करवाना चाहिए आजकल, है ना, हेल्थ इंश्योरेंस तो होना ही होना चाहिए। तो इंश्योरेंस का मतलब है फाइनेंशियल लॉस से प्रोटेक्शन करना। ये रिस्क मैनेजमेंट का फॉर्म है, रिस्क मैनेजमेंट कर रहा ना, हो सकता है रिस्क हो जाए किसी को इससे, फाइनेंशियल लॉस से, तो इस चीज़ का मैनेजमेंट करने का काम है वो इंश्योरेंस करता है। इंश्योरेंस सर्टेन लॉस से प्रोटेक्ट करेगा, मतलब एक लॉस हो गया, कैसा लॉस, जैसे आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा तो हॉस्पिटल में लॉस होने से बचा लिया, मोटर इंश्योरेंस करवा रहा था तो गाड़ी व्हीकल एक्सीडेंट वगैरह हुआ, या फिर कोई फायर से जल गए, तो इस टाइप से है, तो फिर वो मोटर वाला खर्चा आपका बचा दिया, उसका आपका इंश्योरेंस मिल जाएगा, कंपनी पे करेगी, है ना। अलग अलग हैं, स्टडी से रिलेटेड एजुकेशन जो इंश्योरेंस है वो आपके बच्चे की एज के बाद में आपके जो स्टडी है उसकी, तो उसको वो उठाने का काम करेगा, उसके खर्चे कौन उठाएगा, एजुकेशन इंश्योरेंस वाला उठाएगा, है ना। तो इस टाइप से अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस होते हैं। होम इंश्योरेंस है, तो होम जैसे कोई बाढ़ वगैरह आ गई, भूकंप आ गया, तो वो डैमेज हो गया, तो उसकी जो भरपाई है वो इंश्योरेंस कंपनी करेगी। तो अलग अलग टाइप के रिस्पॉन्स होते हैं, वो एक सर्टेन लॉस को प्रिवेंट करते हैं। सर्टेन मतलब जैसे होम के लिए अलग है, तो इनके लिए सबके लिए अलग अलग है, तो इसको बोला सर्टेन लॉस से प्रोटेक्ट करने का काम वो इंश्योरेंस करेगा। तो इंश्योरेंस का मतलब फाइनेंशियल लॉस से बचाना है, प्रोटेक्ट करना, रिस्क मैनेजमेंट का एक फॉर्म है। इंश्योरेंस है वो सर्टेन लॉस से प्रोटेक्ट करेगा, ये इंश्योरेंस का बेसिक सा मतलब हो गया। इंश्योरेंस को प्रोवाइड करवाने वाली एंटिटी को इंश्योरर और इंश्योरर कंपनी कहा जाएगा। मतलब जो अपने को प्रोवाइड कराएगा इंश्योरेंस, है ना, जो देने वाला इंश्योरेंस है वो कौन होगा, जो कंपनी होगी वो इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, फिर इंश्योरर हो सकता है, INSURER, इंश्योरेंस हो सकता है। उसके बाद में इंश्योरेंस एक लीगल एग्रीमेंट होता है ना, लीगल एग्रीमेंट है ये, कि भाई कल को कंपनी मना नहीं कर सकती आपको, आपके बीच में लीगल एग्रीमेंट हुआ था। इंश्योरेंस कंपनी एंड इंडिविजुअल के बीच में, मतलब कोई इंसान जो ले रहा है उसके बीच में और जो कंपनी है उसके बीच में एक लीगल एग्रीमेंट होता है, दोनों के बीच में।
लीगल एग्रीमेंट जो है और कॉन्ट्रैक्ट जो है को इंश्योरेंस पॉलिसी कहा जाएगा। तो जो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट दोनों के बीच में हुआ है उसको बोलेंगे इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, आपने पॉलिसी खरीदी है, मतलब एग्रीमेंट ले लिया आपने। इंश्योरेंस पॉलिसी में टर्म एंड कंडीशन होती हैं, उसमें लिखा होता है सब कि अगर आपके साथ में ये हुआ तभी हम आपको पे करेंगे ना, ये चीज़ हुई तो लॉस को हम बचाएंगे, लॉस से आपको नुकसान नहीं होने देंगे, पे कर देंगे, ऐसे ऐसे होने पे करेंगे। तो सब चीज़ें लिखी होती हैं, ये चीज़ें आपको भरनी पड़ेगी, इतने साल तक भरना पड़ेगा, टाइम लिमिट से पहले आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें वो पॉलिसी के अंदर लिखी होती हैं, टर्म एंड कंडीशन के अंदर, जो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी टू दी इंश्योर्ड पर्सन और नॉमिनीज को। तो ये टर्म एंड कंडीशन होती हैं जो कि फिर कंपनी पे करेगी किसको, इंश्योर्ड पर्सन, जिसने इंश्योरेंस करवा रखा है उस आदमी को, या फिर उसकी नॉमिनी, मतलब नॉमिनी मतलब साथ में नाम लिखवा रहा कि अगर मैं नहीं रहूं तो फिर मेरा ये इंसान है, इसको ये दे देना। जैसे लाइफ इंश्योरेंस होती है तो उसमें जो पर्सन की डेथ हो जाती है जिसने इंश्योरेंस करवाई थी तो उसकी फैमिली को फिर मिलता है, तो नॉमिनी वहाँ पे लिखा जाता है कि ये मेरा बेटा है, इसको ये अमाउंट दे देना, 1 करोड़ रुपये देने, 2 करोड़ रुपये देने, जितने भी बनता है ना 65 साल के बाद में। तो ये इंश्योरेंस पॉलिसी में टर्म एंड कंडीशन होती हैं जो कि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो पे करती है इंजर्ड पर्सन को या नॉमिनी को। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी जिसको बोलते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है, एग्रीमेंट होता है, और नीचे टर्म एंड कंडीशन होते हैं जो पे करती है। तो इतनी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। फिर आता है कवरेज। कवरेज क्या होता है, इंडिविजुअल के लिए अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी जो कवर्ड करी जाएगी बाय द इंश्योरेंस कंपनी। किसी इंडिविजुअल के लिए अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी है ना, जो कि कौन कवर करेगा, इंश्योरेंस कंपनी कवर करने वाली है, उसको बोलते हैं कवरेज। तो कवरेज के लिए छोटी सी है, बाकी कवरेज में साथ में दे दिया जाता है कि अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी जो कवर कर रही है, मतलब दे रही है कंपनी, दे रही है, तो उसको बोलते हैं इंश्योरेंस कवरेज बोलते हैं, सॉरी, है ना भाई, किसी इंसान को अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी देनी है कंपनी के द्वारा। इंडिया में इंश्योरेंस को फॉलोइंग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। इंडिया में किस किस टाइप के इंश्योरेंस होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो आप, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, उसके बाद में मोटर इंश्योरेंस है, होम इंश्योरेंस और एजुकेशन इंश्योरेंस है। तो आप समझ चुके हो कि लाइफ इंश्योरेंस है वो पूरी लाइफ के लिए होता है कि भाई इतने साल बाद मेरी डेथ होती तो जो मेरी फैमिली है उसको फाइनेंशियल लॉस नहीं आ जाए अचानक से, वो अगर काम धंधे नहीं देख पाए तो फिर उसको लाइफ इंश्योरेंस इतने ये आप अमाउंट देना है ना, ये कंपनी बताती है कि हम इतना अमाउंट देते हैं, तो पॉलिसी बनती है और फिर उसका प्रीमियम भरा जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस, हॉस्पिटल वगैरह की बिल वगैरह देखना है उसके लिए बना होता है, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, सीरियस कंडीशन है किसी की, है ना, इलनेस है, उसको बचाती है। फिर मोटर इंश्योरेंस, मोटर गाड़ी के लिए बनी होती है, बाइक वगैरह के लिए आपने देखा होगा इंश्योरेंस करवाना पड़ता, तो वो उसके लॉस से बचाती है, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, किसी सामने वाले की ठुक जाए तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है ना, या फिर अपने खुद का डैमेज होता तो वो फुल बॉडी डैमेज इंश्योरेंस होता है, तो अपने को भी मिलता है। फिर आता होम इंश्योरेंस, है ना। होम इंश्योरेंस में देखो आप भरते हो अमाउंट और कई बार भूकंप वगैरह आ जाए तो फिर इस कंडीशन से फिर लॉस हो जाए तो फिर उससे बचाने के लिए होम इंश्योरेंस होता है। एजुकेशन इंश्योरेंस में आप करवाते हैं अपने बच्चे के लिए कि वो एक टाइम बाद में इतने साल की एज में पहुंचेगा, हायर स्टडी के लिए कॉलेज वगैरह करेगा कहीं से, तो उसका खर्चा फिर इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी। इतने टाइप के इंडिया में इंश्योरेंस होते हैं, एक एक करते हैं। सबसे पहले आता है लाइफ इंश्योरेंस। क्या होता है लाइफ इंश्योरेंस, देखो इसमें लाइफ का इंश्योरेंस किया जाता है ना, जीवन का, जीवन बीमा जैसे बोलते हैं, LIC कंपनी होता है, तो लाइफ का इंश्योरेंस किया जाता है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा पॉलिसी होल्डर एंड इंश्योरर के बीच में, है ना। किस किस के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा या फिर एग्रीमेंट होगा, पॉलिसी होल्डर यानी कस्टमर के बीच में एंड इंश्योरर यानी कंपनी के बीच में। इंश्योरर कंपनी होती है, पॉलिसी होल्डर बंदा होता है, इंडिविजुअल जो इंसान है जो पॉलिसी ले रहा है। तो लाइफ का इंश्योरेंस किया जाता है। इस कॉन्ट्रैक्ट में इंश्योरर यह गारंटी करेगा कि वो सर्टेन सम ऑफ मनी पे करेगा नॉमिनेटेड रेसिपिएंट को जब इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाएगी। तो आप समझे इस बात को कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, पॉलिसी जो बन रही है, इसमें जो कंपनी है, इंश्योरर है, वह ये गारंटी लेता है ना, गारंटी देता है सामने वाले बंदे को, जो पर्सन है, जो इंसान, उसको कि एक सर्टेन सम ऑफ मनी, मतलब इतना अमाउंट जो है हम पे करेंगे, कब, नॉमिनेटेड रेसिपिएंट को। नॉमिनेटेड जो उस बंदे ने करवा रखा, जैसे आपने इंश्योरेंस करवाया और आपने अपने बेटे के नाम नॉमिनी लिखवा दिया
कि इस बंदे को देने मेरे मरने के बाद में, उसको बोलते हैं नॉमिनेटेड रिसिपिएंट, है ना। तो सर्टेन सम ऑफ मनी पे करेगा नॉमिनेटेड इंसान को जब इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाएगी। मतलब जिसने इंश्योरेंस करा रखा है, इंश्योर्ड पर्सन है, उसकी डेथ होने के बाद में नॉमिनेटेड को इतना अमाउंट ऑफ सम मिलेगा। ये लाइफ इंश्योरेंस में आता है। तो इसमें इस टाइप का एग्रीमेंट होता है लाइफ इंश्योरेंस में, कि भाई इतना अमाउंट पे करना है आपको, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को, या फिर जो भी मेरी पत्नी को, है ना। तो इसमें फिर लास्ट में डेथ होने के बाद में मिलता है लाइफ इंश्योरेंस में। लेकिन इसके लिए पॉलिसी होल्डर इस इंश्योरेंस के लिए पहले मस्ट पे करेगा इस सर्टेन प्रीमियम। भाई आपने देखा होगा कि वो 1000 रुपये पर मंथ या फिर 1000 रुपये पर साल पर ईयर, है ना, 2000 रुपये, 5000 रुपये, जितने भी भर रहा है, तो पहले उसको भरने पड़ेंगे उसकी लाइफ टाइम तक, है ना। जितनी भी उम्र का हो के वो मरेगा, उसके बाद में उसको मिलेगा, पर उससे पहले तो भरने पड़ेंगे ना पैसे लाइफ इंश्योरेंस, तो प्रीमियम भरना पड़ता है फिर। तो ये लाइफ इंश्योरेंस था। लाइफ इंश्योरेंस का मेन पर्पज़ फैमिली को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना होता है। भाई कोई कमाने वाला था, वही चला गया, अब फैमिली डिपेंडेंट उसी पे थी, तो फिर फाइनेंशियल लॉस नहीं आ जाए अचानक से, तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस करवाया जाता है। इंश्योरेंस कंपनी फुल इंश्योरेंस अमाउंट पे करेगी जब या तो इंडिविजुअल की डेथ हो जाए या फिर पॉलिसी एक्सपायर हो जाए। तो 2 कंडीशन के अंदर करती है। जैसे ये एक टाइम के लिए होता है कि भाई आपकी 50 साल तक की एज में ये पॉलिसी एक्सपायर हो जाएगी, अगर आपकी डेथ होगी तो भी दे देंगे, अगर पॉलिसी एक्सपायर होगी तो भी आपको अमाउंट दे देंगे। तो पूरा का पूरा अमाउंट, इसने बोला ना फुल अमाउंट पे करती है ना। तो फुल अमाउंट पे करेगी कंपनी इंडिविजुअल को, इंसान को, जब पर्सन की डेथ हो जाएगी या फिर पॉलिसी एक्सपायर हो जाएगी उस कंडीशन में। तो पर्पज़ क्या था, फैमिली को लॉस से बचाना। अब आता है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है, देखो यह मेडिकल ट्रीटमेंट को कवर करती है। मतलब आपने कहीं हॉस्पिटल में गए और किसी ट्रीटमेंट के लिए खर्चा बहुत ज़्यादा, इलाज के लिए, तो उसको फिर कौन करेगा, हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है तो वो फिर कंपनी है, वो खर्चे को उठाने वाली है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी यूजुअली मेडिकल ट्रीटमेंट को कवर करेगी। मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट को तो कवर करती है, जैसे कि हॉस्पिटलाइजेशन होगा किसी का, एंड मेडिकेशन कॉस्ट को। जैसे कोई इन पेशेंट है, जैसे ना, इन पेशेंट का मतलब समझ रहे हो, जो भर्ती कर लिया किसी को, तो वो फिर कंपनी पे करेगी। अगर आप आउट पेशेंट नॉर्मली दिखा के आ रहे हैं, आप भर्ती नहीं हुए, तो फिर वो पे नहीं करेगी। वो पे करेगी जब आप भर्ती हो गए, हॉस्पिटलाइजेशन आपका हो गया। एंड मेडिकेशन कॉस्ट, दवाइयों के खर्चे को भी कौन पे करती है, ये कवर करती है आपकी हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट को कवर करती है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, मेडिकल ट्रीटमेंट को कवर करती है। ठीक है, इंडिया में मोस्ट ऑफ द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज फ्री हैं। आपने देखा होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात कर रहा है तो मोस्टली फ्री हैं, बट प्राइवेट हॉस्पिटल सर्विस प्रोवाइडर ऑफर करेंगे एक्सपेंसिव हेल्थ केयर सर्विस, इसको कवर कर सकते हैं बाय हेल्थ इंश्योरेंस। तो मोस्टली तो फ्री हैं, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो बहुत महंगे है ना। ये तो बोल रहा है, उसका खर्चा बहुत ज़्यादा है। तो फिर इसलिए जो हेल्थ केयर सर्विस जो है वो इसको कवर करेगी अपनी जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो। ठीक है, इसको कवर किया जा सकता है इसके द्वारा। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में आउट पेशेंट सर्विस पेबल नहीं होगी। भाई जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, आउट पेशेंट देख रहे हो आप, भाई जो बाहर से पेशेंट दिखा के चला जाएगा, ट्रीटमेंट कर लेगा, वो कवर नहीं होगा इसके अंदर, है ना। वो सिर्फ कवर होगा इन पेशेंट वाला। ठीक है, 10 हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिशियल होगी फॉर प्राइवेट सेक्टर सर्विसेज के लिए, जो कवर करेगी हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस को एंड मेडिकल कॉस्ट को। तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में आउट पेशेंट सर्विस तो पेबल होगी ही नहीं, है ना। तो हेल्थ इंश्योरेंस किसके लिए बेनिफिशियल है, प्राइवेट सेक्टर वाले सर्विस के लिए, है ना, जो कवर करेगी हॉस्पिटलाइजेशन, इन पेशेंट को कवर करेगी, उसके खर्चे को, उसकी जो मेडिकल कॉस्ट है उसको कवर करेगी। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस आ गया। तो आप सिंपल बता सकते हो हेल्थ से ही, है ना, हॉस्पिटल के खर्चे को, मेडिकल कॉस्ट के खर्चे को पे करेगी। बेनिफिट क्या क्या है, देखो हेल्थ इंश्योरेंस लेने की बेनिफिट बता रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस बियर करेगी हेल्थ केयर एक्सपेंसेस को, है ना, जो खर्चा हुआ हेल्थ केयर के लिए उसको वो उठाएगी, बियर करेगी। फाइनेंशियल लॉस को कवर करेगी, जो सिकनेस से हुआ है, सिकनेस मतलब बीमारी से जो फाइनेंशियल लॉस हो गया है उसको कवर करने का काम कौन करेगी, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी करेगी। हेल्थ केयर एक्सपेंसेस को लेकर एंजाइटी एंड टेंशन को रिड्यूस करेगी।
भाई हेल्थ केयर एक्सपेंसेस को लेके, खर्चे को लेके जो एंजाइटी है, स्ट्रेस है, टेंशन हो रखी है, उसको कौन रिड्यूस करेगी, कौन कम करेगी? ये हेल्थ इंश्योरेंस करेगी। ठीक है, हेल्थ केयर एक्सपेंसेस को लेके एंजाइटी और टेंशन को। क्वालिटी ट्रीटमेंट को अफोर्डेबल बनाएगी। भाई प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छा खासा इलाज मिलता है, ये मानना है ना इंडिया की गवर्नमेंट का, इंडिया की पॉपुलेशन का। तो फिर अच्छी क्वालिटी तो वही मिल रही है, तो उसको अफोर्डेबल कौन बनाएगा? क्योंकि वो तो महंगे हैं। अफोर्डेबल बनाने के लिए तो फिर प्राइवेट से ही करवाना पड़ेगा। तो फिर इंश्योरेंस कंपनी है वो पे करेगी उसके लिए। कैशलेस हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करेगी, आपको कैश की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कंपनी सारा पे कर देगी। तो फिर कैशलेस हेल्थ केयर सर्विस इस चीज़ को प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो बेनिफिट आपको बता दिया कि सबसे पहले हेल्थ केयर एक्सपेंसेस को बियर करेगी, फाइनेंशियल लॉस से बचाएगी जो कि बीमारी की वजह से हुआ था, है ना, खर्चा हो गया तो खर्चे को बचाएगी उसको। हेल्थ केयर एक्सपेंसेस को लेकर एंजाइटी और टेंशन को कम करेगी, क्वालिटी ट्रीटमेंट को अफोर्डेबल बनाएगी, कैशलेस हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करवाएगी। अब इसके डिसएडवांटेज भी हैं। भाई इसके डिसएडवांटेज आप सोच रहे हो कि क्या हो सकते हैं, तो मैं बताता हूँ। देखो, कुछ हॉस्पिटल ही हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस ऑफर करते हैं, सारे के सारे नहीं करते हैं। जो बड़े हॉस्पिटल हैं वही करते हैं इंश्योरेंस वाली पॉलिसी को, बाकी बोल देंगे नहीं आपको ये करवाना ही पड़ेगा केस में। कॉन्जेनिटल डिफेक्ट, जन्मजात जो बीमारी है को हेल्थ इंश्योरेंस से कवर नहीं किया जा सकता। किसी को जन्मजात बीमारी है कोई किसी चीज़ की, तो उसको ठीक नहीं कर पाओगे, आप उसको ले ही नहीं पाओगे इंश्योरेंस में। तो कुछ ही हॉस्पिटल करते हैं। ओल्डर पीपल को इसमें कवर नहीं किया जाएगा, जो बूढ़े लोग हैं वो इसमें नहीं आएंगे भाई। आउट पेशेंट सर्विस पेबल नहीं होंगी अंडर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। आउट पेशेंट मतलब जनरल चेकअप आप करवा के गए हैं, या फिर जनरल चेकअप करवाने के बाद भी आप कोई ट्रीटमेंट करवा लिया, सर्जरी करवा ली बिना हॉस्पिटल में एडमिट हुए, तो वो भी फ्री सी के अंदर आ जाएगा। आउट पेशेंट सर्विस पेबल नहीं है इसमें। फिर आता है मोटर इंश्योरेंस। भी व्हीकल के लिए इंश्योरेंस मोटर इंश्योरेंस में आता है। यह ऑल व्हीकल के लिए मैंडेटरी होगा, सबको करवाना जरूरी है। आपने देखा होगा इंश्योरेंस सब गाड़ियों का होता है, तो करवाना जरूरी है। सच एज कार, स्कूटर, मोटर इंश्योरेंस प्रोटेक्ट करेगी मोटर व्हीकल को अगेंस्ट एक्सीडेंटल क्लेम से। तो सबके लिए, कार स्कूटर के लिए करवाना मैंडेटरी है, ज़रूरी है। मोटर इंश्योरेंस जो है वो प्रोटेक्ट करती है मोटर व्हीकल को, है ना, व्हीकल को, साधन को प्रोटेक्ट करेगी। अगर कोई एक्सीडेंटल क्लेम हो जाए तो, या तो सामने वाले के लग गए या फिर आपके कुछ नुकसान हो गया, तो दोनों को कवर करने का मोटर इंश्योरेंस का होता है। यह व्हीकल को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम फिजिकल डैमेज और नेचुरल डिजास्टर से। नेचुरल डिजास्टर मतलब तूफान वगैरह से अगर डैमेज हुआ है, भूकंप से डैमेज हुआ तो उससे भी करेगी, और कोई डैमेज हो गया एक्सीडेंट की वजह से, फिजिकल डैमेज जिसको बोलते हैं, उससे भी वो प्रोटेक्ट करेगी, बचाएगी उसको, आपको इंश्योरेंस देगी उस चीज़ का। यह व्हीकल ओनर की लाइफ को भी कवर करता है, मतलब इसमें जो ओनर है उसकी भी लाइफ को क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मोटर इंश्योरेंस होता है, जो कि मोटर व्हीकल, स्कूटर, बाइक सबको बचाता है, कार को। तो दोनों इसमें एक्सीडेंटल हो सकता है या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर से डैमेज हो सकता है, उसको कवर करता है। फिर आता है होम इंश्योरेंस। भाई होम इंश्योरेंस घर का इंश्योरेंस ले रखा है। होम इंश्योरेंस डैमेज कवर करेगा होम को जो होगा ड्यू टू एक्सीडेंट्स लाइक आग से एंड अदर नेचुरल डिजास्टर से, जैसे लाइटनिंग, अर्थक्वेक से। तो होम इंश्योरेंस डैमेज किसका कवर करता है? घर का अगर हो गया, जैसे आग वगैरह लग गई थी, या फिर भूकंप वगैरह आ गया, तूफान आ गया, नेचुरल डिजास्टर हो गई, है ना, जैसे लाइटनिंग, बिजली गिर गई, लाइटनिंग से, अर्थक्वेक से, भूकंप से, तो इन सब चीज़ों से कवर करता है फिर होम इंश्योरेंस। उसके बाद में आता है एजुकेशन इंश्योरेंस। एजुकेशन इंश्योरेंस में क्या होता है? ये सम अमाउंट ऑफ मनी प्रोवाइड करेगी जब बच्चा जो है वो रीच कर जाएगा हायर एजुकेशन की एज में। जैसे उन्होंने 12th कर ली, उसके बाद में वो आगे की स्टडी के लिए जाएगा, ग्रेजुएशन के लिए, है ना, उसकी एज होगी अब, तो उस कंडीशन में फिर सम अमाउंट ऑफ मनी वो प्रोवाइड करती है कंपनी। अमाउंट ऑफ मनी का यूज़ किया जाएगा टू पे हायर एजुकेशन एक्सपेंसेस को। यह ऑल्सो लाइफ इंश्योरेंस को भी कवर करेगा ऑफ द चाइल्ड। तो अमाउंट ऑफ मनी मतलब पैसे कब देगी और कब यूज़ किया जाएगा? भाई जो हायर एजुकेशन है, जो उच्च शिक्षा है, उसके खर्चे को उठाने के लिए जो है वो कंपनी पे करेगी फिर, है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होगी।
ये ऑल्सो लाइफ इंश्योरेंस भी साथ में लाइफ इंश्योरेंस भी दे देता बच्चे का है ना, अलग से करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आपने एजुकेशन इंश्योरेंस करवा रखा है तो दोनों ही काम हो जाएंगे उसमें। हायर एजुकेशन के लिए बच्चा अपने खर्चे भी उठा लेगा और साथ में लाइफ इंश्योरेंस भी मिल जाएगा। तो इतने टाइप थे, एजुकेशन है, मोटर इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ होम है ना, इंश्योरेंस क्या होता है ना, और थोड़ा बहुत कवरेज के बारे में एक लाइन लिखी थी। तो ये सब है। और म्युनिसिपल बाय लॉ इसके अंदर साथ में आ गया। तो 2 टॉपिक अपने एक साथ में के लिए छोटे छोटे टॉपिक थे, 10 नंबर 5 नंबर में पूछे जाने वाले। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में वही, अभी तो अपना हॉस्पिटल मैनेजमेंट ही चल रहा है ना, पेशेंट केयर तो कंप्लीट कर चुके हैं अपन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।